ये जो है लॉजिकल रीजनिंग, उसकी उपयोगिता और उसकी सीमाएँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त उपयोगिता है, पर उतना भी अगर आप डेवलप कर लेते हो, तो भी वो एक सीमा के अंदर ही काम करेगी। तर्कसंगत विचारणा अपने आप के क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है, ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता, यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके, ताकि अवलोकन और अनुभव के द्वारा हम जिन सत्यों के बोध तक पहुँचते हैं या जिन्हें हमने भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से देखा है, उन्हें हमारी औसत मानव बुद्धि की भ्रांतियों, उसकी प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति, आंशिक सत्य से गुमराह होने की उसकी जल्दबाजी, उसके अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्षों, उसके बौद्धिक और भावमय पक्षपातों, सत्य को सत्य के साथ जोड़ने में जिसके द्वारा हम पूर्ण सत्य तक पहुँच सकते हैं, अक्षम घपलेबाजी द्वारा यथासंभव कम से कम धुंधला किया जा सके, कम से कम धुंधला किया जा सके। धुंधला तो करते ही हैं जब तक आप फ्रेमवर्क के अंदर से हो। अब इसको शुरू से जो कल हमने बात करी थी, उसके आधार पे या आपके कुछ विचार आया हो, विवेक? इसको उदाहरण के साथ यदि अपन कुछ दे सकें। इसमें एक-एक शब्द को खोलते हुए। हेलो? आवाज आ रही है भैया। हाँ, हाँ। हाँ, विवेक। हेलो? हाँ, इसका वैसे उदाहरण और वैसी चीजें तो है नहीं भैया। तो क्योंकि मन कैसे क्रिया करता है, ये जब तक मन से ऊपर उठ के सर्टेन आप नहीं देखो, तो कुछ नहीं समझ में आता है। और ये ऊँचे से ऊँचे आपके माइंड्स में आपको उदाहरण दे दूँगा। इससे चूक नहीं रहे ऊँचे से ऊँचे मन भी इस समस्या से। तो सामान्य व्यक्ति को तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, देखो। ये वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 है श्री अरबिंदो का, और यहाँ रखा होगा। देविका जी, ये यहाँ रखा होगा ना, वॉल्यूम 2। आप देख लो, 1107 नंबर पेज है। 1107 के ऊपर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं जय कृष्णमूर्ति के बारे में, कि आई डोंट थिंक देयर इज। अब जय कृष्णमूर्ति को तो मतलब ये ओ हो, कैसा विचारक, कैसा है। अब ये नाम ही अपने आप में, अगर श्री अरबिंदो, देखो अब क्या कह रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर इज मच आइदर इन दिस मैन हिमसेल्फ और इन हिज टीचिंग्स। श्री अरविंद के लोग ही जो एक, मैं एक को सुन रहा था, वो कह रहा है जैसे श्री अरविंद, जैसे जय कृष्णमूर्ति, जैसे ये वो ये उदाहरण दे रहा है एज इफ उनको सारों को एक ही उसके वो पायदान पे रख रहा है। और वो ये कह भी नहीं रहा कि वो जय कृष्णमूर्ति ऊंचे हैं कि क्या हैं, वो खाली ये बता रहा है हाँ जी मेरे को कुछ नाम पता है बस। ये हम सबकी ये स्थिति है। पर अब जो नाम यहाँ लिया जा रहा है व्यक्ति, ये 1107, उसके ऊपर वो देखो, अब इसको आप समझो। आई डोंट थिंक देर इज मच आइदर इन दिस मैन, इस आदमी में कुछ है, कुछ हिमसेल्फ और इन हिज टीचिंग्स, न तो इस आदमी में स्वयं में कुछ है, न इसकी शिक्षाओं में कोई चीज है। इट डज नॉट सीम टू मी दैट ही इज ए योगी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। सच्चे अर्थों में ये कोई योगी है, ऐसा मेरे को डज नॉट सीम टू मी, बट रादर ए मैन विथ सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी
हु इज पोजिंग एज ए स्पिरिचुअल टीचर, पर थोड़ी सी सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है इसके अंदर, क्षमता है, जो अपने आप को एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में सामने रख रहा है। ये उदाहरण से अब आप समझो। हिज फोटोग्राफ गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ मच प्रिटेंशन, मतलब बहुत ज्यादा प्रिटेंशन है इसके। तो प्रिटेंशन मतलब जो है नहीं वो सामने दिखाना। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, प्रिटेंशन को? आडंबर, प्रिटेंशन, शो ऑफ, शो ऑफ, कि वो प्रिटेंड कर रहा है जो है नहीं वो। मच प्रिटेंशन एंड वैनिटी एंड एन इंप्रेशन ऑल्सो ऑफ मच फॉल्सिटी इन द कैरेक्टर। अब ये आपके लिए बहुत शॉकिंग है ये बात, ये कि यार ये क्या कह रहे हैं। तो आप सोच रहे हो हम बच रहे हैं इससे? उसके कैरेक्टर के अंदर ये चीजें, हम में से ही लोग इसको कोट करते हैं और कह रहे हैं हम मासरी इनके अनुयायी हैं। अब देखो, आप समझो बात को कि किस स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। पहले तो वो जो लिख रहा है उसको समझना ही हमारे लिए तो मानसिक रूप से, जो कृष्णमूर्ति कह रहा है वो विचार भी अपने आप में ऐसे उम्दा हैं कि हम उसको समझ पाएं, उसके लिए मानसिक विकास की जरूरत है। उसको समझने के बाद भाई लोग तो कि कृष्णमूर्ति ने कहा, ये तो अल्टीमेट बात हो गई। मानसिक रूप से तो कोई ऐसे, आपके कितना साउंड व्यक्ति है ना, इंस्टीट्यूट चलता है उसके नाम से, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं। अब ये कंप्लीटेड वर्क्स है ना, और आप उसको पढ़ो तो भी आप समझ नहीं सकते, उसके लिए तैयारी चाहिए मानसिक। तो ये क्या कह रहे हैं, मच प्रिटेंशन एंड वैनिटी एंड इंप्रेशन ऑल्सो ऑफ मच फॉल्सिटी इन द कैरेक्टर, एज फॉर व्हाट ही टीचेस इट डज नॉट हैंग टुगेदर। इसके लिए मैंने ये दिया आपको ये कोटेशन। वो जो चीज की शिक्षा देता है वो वो संबद्ध नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, डज नॉट हैंग टुगेदर, मतलब वो कहता एक है करता कुछ और है, उसकी लॉजिकल नहीं है। यहां हमारा टॉपिक क्या है, तर्क संगत विचारणा की उपयोगिता और सीमाएं। तो मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूं, अब उससे आप एक एक आइडिया लगा लो उसकी सीमा। तो ये क्या कह रहे हैं, डज नॉट हैंग टुगेदर, इफ ऑल बुक्स आर वर्थलेस। वो क्या कहता है कृष्णमूर्ति, किताबें सब बेकार हैं, ऑल बुक्स आर वर्थलेस। व्हाई डिड ही राइट ए बुक एंड वन ऑफ दिस काइंड, टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू। वो कह रहा है किताबें सब बेकार हैं, और ये कह के खुद के कंप्लीट वर्क्स उसने कर दिए, और ये वो प्रीच कर रहा है ऐसे करो ऐसे करो। तो यार तू तेरी बात का खंडन कर रहा है। फिर, एंड इफ ऑल टीचर्स आर अनहेल्पफुल, जितने भी ये गुरु हैं सब बेकार हैं, सबको हटा डालो, तुम्हारे माइंड को ही रखो, ये करो। उसकी शिक्षा देखो तो सही वो क्या बातें कर रहा है, और खुद अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करता है। व्हाई डज ही टेक द पोस्चर ऑफ ए टीचर, सिंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी हेल्पफुल टू एनीबडी। तो आप तो अपने स्तर की, मैं कह रहा हूं कि उसकी बातें आप नहीं समझ सकते, पर वो कितना एकदम इलॉजिकल बातें हैं बेसिकली। Krishnamurti was, before he broke away on his own, certainly the disciple of two gurus, Leadbeater and Annie Besant. If he has denounced Mrs. Besant, Krishna Prem is quite entitled to denounce him as a Gurudrohi. तो किसी ने ये पूछा था, ओहो आप कृष्ण प्रेम ने तो इसको जय कृष्णमूर्ति को गुरुद्रोही बताया है, ये कैसे? अब इससे समझो आपकी माइंड इलॉजिकल कैसे हो सकता है, और किस व्यक्ति की बात की जा रही है। पहले तो माइंड का विकास हो, आप विचारों के प्रति थोड़े से नमनीय हों, और फिर जाके जब आप इस स्थिति में हो, इसलिए श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं कहां तो समझ में आए, कहां कोई बात हो। दूसरे, टॉपमोस्ट माइंड आपके शंकराचार्य जी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और उनसे ज्यादा गंभीर काम किसी ने किया नहीं होगा। इतनी भागदौड़ कैसे कर ली उन्होंने? अगर जगत मिथ्या है तो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर मठों की स्थापना करना और दूसरी सारी चीजें करना, ये कैसे किया भाई? ये बड़ी ही विचित्र बात है। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे भगवान उनके ऊपर 3 बार मुस्कुराए। एक एक सार्केस्टिक तरीके से श्री अरविंद तो कह रहे हैं एक जगह कि
जो आपके शंकराचार्य हैं, 3 बार कब मुस्कुराए? भई जब उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि जगत मिथ्या है, तो फिर बाद में जब वो एक बार तो गाते हैं गतिस्त्वं भवानी, गतिस्त्वं भवानी, जब वो एक बार तो तब तब मुस्कुराए, कि यार तू बात एक कर रहा है, ये क्या हुआ? दूसरे, जब वो अपने माँ के संस्कार के लिए गए, तब मुस्कुराए। जब माँ उनकी खत्म हुई, तब वो गए कि भई तू तो ये जो बात कर रहा था, फिर जब ये कह रहे हैं जगत मिथ्या और फिर बाद में मठों की स्थापना कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ को असर्ट कर रहे हैं। कितनी इलॉजिकल सी बात प्रतीत होती है, आप देखो तो सही। फिर आपके कितने-कितने उदाहरण वो धीरे-धीरे हम ले लेंगे। एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें सूक्ष्मता की और की, अब किस स्तर की बातें चल रही है आप देखो। तो अब ये कह रहे हैं तर्कसंगत विचारणा अपने आप के क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता, विचार, आइडियाज़। अब ये आइडिया का खुद का ही खंडन कर दिया इन्होंने। देखो आप, गीता के ऊपर जितनी कमेंट्रीज़ हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं गीता के परम वाक्य को, कोई कुछ बताता है और कोई कुछ बताता है। जबकि गीता खुद कह रही है मेरा परम वाक्य तो ये है। अब ये विचार को अतार्किक तरीके से लेना हुआ। हमारे अपने स्तर के ऊपर अतार्किकता क्या है? हम ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन केवल माँ का है। मैं कह रहा हूँ और डीपर बात छोड़ो, उसको तार्किकता पे उतार के देखो कि वास्तव में क्या है, क्या नहीं है। तो अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ, हाँ, विवेक, अब इसको समझाओ जो कल अपन ने बात करी थी, कैसे-कैसे? विचार क्या है? उनमें निश्चित स्पष्टता, यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके, तो आपके क्या विचार हैं? उसमें अस्पष्टता क्या है? यथार्थता क्या नहीं है? सूक्ष्मता क्या नहीं है? तो मन के जो विचार हैं और शब्द प्रतीक हैं, उनके साथ वो कैसे डील करता है? अगर आप लॉजिकल रीज़निंग आपकी थोड़ी कल्टिवेटेड है, डेवलप्ड है, तो उनके साथ आप स्पष्टता से व्यवहार कर सकोगे, यथार्थता से व्यवहार कर सकोगे और सूक्ष्मता से व्यवहार कर सकोगे। और ये करने से फिर क्या होगा? अवलोकन और अनुभव के द्वारा आपको जो सत्य का बोध प्राप्त होता है, या जिन्हें आप भौतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक रूप से देखते हो, उन्हें आपकी जो बाहरी प्रकृति जिसमें भ्रांतियाँ घुसा देती है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ घुसा देती है, उस वो कम से कम धुंधला कर सकें। तो इसको तो एक-एक को अब दो इसके उदाहरण कैसे हो? जैसे मैंने आपको हाईएस्ट माइंड की बात बता दी, जबकि वो तो हाईएस्ट है भी नहीं खैर, वो तो प्रिटेंशियस व्यक्ति है। हुँ। अ, कल का क्लास तो ख़ैर हम सुन नहीं पाए। इसका उदाहरण फ़िलहाल तो वैसे भी कुछ आ नहीं रहा भैया। भई आप ये कह रहे हो कि सारों को किस तरीके से मैनेज करे जनता को, तो आप ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, और कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्तियों से ज़्यादा ऊँचा हो जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, "ओहो! ये तो इतनी ऊँची चीज़ है, मैं तो इसको एक पूजता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को।" कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप के अंदर केवल एक लिखित ही तो विधान है और उसको मानता एक नहीं। मानव बुद्धि किस तरीके से इसके साथ व्यवहार करती है, आप ये देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो सैक्रोसेंट भाव वो दिखाते हैं, ओहो! हम तो इसको ऐसे पूछते हैं। एक्चुअल बात है नहीं। एक पार्टी कोई निर्णय लेती है, इतने के अंदर संविधान खतरे में आ जाता है। रोज़ आप सुनते हो ये। और संविधान की व्याख्या वो है जो व्यक्ति खुद कर रहा है। उसके पीछे आप दलीलें भी दे रहे हो, सारी बातें कर रहे हो। ये तो ख़ैर जो इनके तो मानसिकता है भी नहीं, पर जिन्होंने अपने माइंड को सफल बनाया और वो इसके बारे में वो ये कह रहे हैं, तो फिर बाद में इसके लिए क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट और इतना इसको कड़ा बनाओ, क्यों? और ठीक भी है। मानव की निम्न प्रकृति जिस तरीके की है, यदि आज आप प्रीमैच्योरली सबको ये कह दो कि नहीं सब भागवत तरीके से चलो,
यहाँ कैसा केओस हो जाएगा। अगर यहाँ दंड विधान लागू न हो और आप ये कह दो देखो मनुष्यों को तो प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, भ्रातृत्व से व्यवहार करना चाहिए, पुलिस हटा देनी चाहिए, क्या होगा मनुष्य का? तो इसलिए वो कह रहे हैं वो बात भी ठीक है। पर मानसिकता से अगर आपकी मानसिकता थोड़ी-सी डेवलप्ड है, वो कह रहे हैं यार मनुष्य तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, किन्हीं भी लिखित विधान चाहे कितना भी ज़्यादा विधान आपने लगाया हो, वो मनुष्य कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड नहीं हो सकता। तो तुरंत दूसरा विचार आके ये कहेगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं विचार की सफलनेस की बात कर रहा हूँ। जो आप ये कह रहे हैं ना कि उसको सूक्ष्मता प्रदान कर सके। सूक्ष्मता कैसे? कि मनुष्य को कैसे आप परिचालित करेंगे, उसको गवर्न किस किस तरीके से करेंगे, तो कह रहे हैं एक एक कॉमन हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो मानसिक सूक्ष्मता क्या कहेगी कि इससे चालित नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो दूसरा ही मन का विचार आके कहेगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसको हटा के देखिए क्या निरंकुशता होगी? कहते हैं हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए क्या करें? इसको करवाएँ किस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन हो? तो और एक इलॉजिकल चीज़ आप क्या लेके आते हो कि मेजॉरिटी जो चाहती है उस तरीके से ही हो। 200 250 साल के अंदर भी या कितने वर्षों के अंदर भी बिल्कुल चेंजेस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मुश्किल से कुछ चेंजेस हुए हैं, जो हूबहू वैसा का वैसा कि ना इसको हम चेंज नहीं होने देंगे। क्योंकि अदरवाइज़ क्या करती है मानव बुद्धि उसके साथ, अब ये क्या कहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक काम करो मेजॉरिटी ले आओ अपने तो, 51% ले आओ। तो मानव बुद्धि ने ये कहा कि 51% आप कर लो, तो इसका मतलब ठीक हो जाएगा, तो दूसरी बुद्धि ये कहेगी कि कोई ज़रूरी नहीं है 51% हमेशा ही ठीक हों। मानव बुद्धि की फैलेसी तुरंत इन निष्कर्षों से और यही चल रही है। आप ये वो कहाँ अरे! आप इसी सेटअप में तो हैं हम। उसी के पीछे सबने अपने-अपने समाजशास्त्र के, अर्थशास्त्र के, कूटनीति के कितने बड़े-बड़े ग्रंथ लिख रखे हैं। और यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में क्या था देश काल पात्र। शास्त्र जो है बहुत ज़्यादा बाध्यकारी है, पर ऋषि उसको कैसे करवाएगा देश काल पात्र। इसलिए कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं। पर जब आप इंट्यूशन के एज में नहीं रहते, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आ जाते हो। वैदिक समय में प्योर इंट्यूशन था, कोई दिक्कत ही नहीं। बाहर किसी विधान की आवश्यकता नहीं, सबके हृदय के अंदर वेद विराजमान है, बाहरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो भगवान विष्णु वेद के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। दूसरा युग आता है, उसके अंदर भगवान जो हैं, चक्रवर्ती राजा के रूप में आके, उनकी उपस्थिति मात्र ही सबको धर्म के पथ के ऊपर कोई निरूपण नहीं हुआ है अभी कोड्स ऑफ कंडक्ट का। तीसरे के अंदर मानसिकता और थोड़ी प्राणिकता के नज़दीक आ गई। इस युग के अंदर आप तीसरे युग में क्या देखते हो? भगवान व्यास के रूप में आ गए और उन्होंने सारे धर्मों को कोडिफ़ाई कर दिया, संहिताबद्ध कर दिया उन्होंने कि ऐसे करो और उनका निरूपण जो आप शास्त्र वगैरह हैं, ये इस काल में आ गए। चौथे काल के अंदर आपकी भौतिक प्रकृति ऊपर हो गई, सब निरंकुशता आ गई। अब इसके अंदर तो माइट इज़ राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके अंदर आपको क्या करने की आवश्यकता है? अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको एन्श्योर करने के लिए अब हर कोई कह देगा हम नहीं मानेंगे, 51% की ज़रूरत है। तो इसलिए ये सूत्र मूर्खता से अगर लागू करते हो तो हम वैसे ही पहुँच जाएँगे वोट सिस्टम में जहाँ एक अच्छी चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपको सही मैंडेट नहीं हो, सारा समय यदि सरकार वोट कैसे अट्रैक्ट मतलब हर चीज़ शिक्षा की बात करेगी तो वोट मतलब एक कोई दूसरी चीज़ यहाँ कुछ न तो उनके एजेंडा में है, सब टोटल चीज़ ये है। देश के विकास की भी वो बात करते हैं कि हम इतना ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, वो भी क्योंकि एक पॉलिटिकल बढ़िया चीज़ है। सब चीज़ें कि वोट को कैसे अट्रैक्ट कर सके, सारी चीज़ें उसके इर्द-गिर्द हो गई। तो मानव मन कहता है इसका ये निष्कर्ष है, ये देखो आप। पर इसके लिए अब आपके पास विकल्प क्या है? मानव मन ये इसमें भ्रमित है कि अब करूँ क्या मैं? अब आगे कैसे चलूँ? पर इन विचारों तक भी हम लोग भी नहीं पहुँच पा रहे। जो श्री अरविंद फ्रांसीसी क्रांति के विचार क्या लेके आई, क्यों वो उस समय भी नहीं लागू हो सकते थे, आज भी नहीं हो सकते, उसको लागू करना है, तो आत्मा में जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता और समानता आत्मा का गुण है। भ्रातृत्व स्थापित हुए बिना ये ट्रायंगल स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए लोगों ने क्या कहा, "भई आप कोई भी तंत्र लेके आओ,
राज तो भेड़िए ही करेंगे। भेड़ें क्या राज करेगी? तो इसको कैसे एंश्योर करें कि फिर बाद में थोड़ा भेड़ों पे अत्याचार नहीं हो? सब प्रयास टोटल जितने भी विचारक हैं, कोई उसके लिए थोड़ा-सा ये कह रहा है, थोड़ा-सा ये कह रहा है। ये सूक्ष्मता है मानव मन की। तो अगर आप थोड़ा-सा सूक्ष्म है आपका मानव मन, तो बस कोई इसके अंदर आप प्रेजुडिसेस से ओर से अगर ये देख पाओ, पर अगर भीतर की चीज़ नहीं है, तो ये प्रेजुडिसेस से आप मुक्त नहीं हो सकते। पर घोर जो प्राणिकता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान का सेंटिनल है, आपका मन जो है वो। भगवान का संतरी है, उसका प्रहरी है। भगवान ने प्रदान किया है आपको जो मेंटल फैकल्टी है, रीज़निंग है आपकी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज के संसार में क्योंकि ये प्रश्न ही कोई नहीं उठा रहा, कि यार तुम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना विशाल बता रहे हो, पालन तो उसका कोई कर नहीं रहा। एक खाली कोई एक चीज़ है, वो मानव के मनोविज्ञान को कैसे सारे को गाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। पशु को तो गाइड कर देगा, पर आप में सूक्ष्मता होगी, उसको कैसे गाइड करेगा? फिर दूसरे आपने मान लो एक ये कर लिया कि विकास करते हैं। विकास एक ऐसा शब्द है, जो सबको बड़ा ऐसे लगता है विकास, भारत का विकास। तो इसके लिए क्या करें? औद्योगिक क्रांति लाते हैं, इसके लिए फैक्ट्री सेटअप करते हैं, इसके लिए सबके खाते में इतने पैसे जमा कर देते हैं। अच्छा, इस विचार के साथ दूसरा विचार सोचने वाला विचार क्या कहेगा? क्या वास्तव में इससे कल्याण होता तो है क्या? इन्होंने एक एक चलाई नरेगा, मनरेगा जो चलाई, अरे भई इससे तो नुकसान हो गया। जिन भी देशों के अंदर इस तरीके की पॉलिसी चलाई गई, वहाँ क्रिमिनल्स बढ़ गए। सब जगह इससे क्रिमिनैलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी निम्न जो प्रकृति है, वही उपयोग करेगी इसका। तो दूसरा विचार तुरंत के अंदर ये आता है कि क्या विकास किस कीमत पे विकास हो रहा है भई ये? आप जो आर्थिक विकास कह रहे हैं, माइंड तुरंत क्या कहेगा? आप जीडीपी से कल इसको परिगणन कर रहे हैं इसका। जीडीपी तो मापक सही नहीं है। माइंड ही तो कह रहा है इसके लिए आध्यात्मिक तो कोई विशेष बात ही नहीं है। पर इस तक भी व्यक्ति नहीं आता, अगर आपके जीडीपी के मानक गलत हैं। आपके जो मानक हैं जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, ये तो मानव की सत्ता की सारी चीज़ क्योंकि उसकी डीपर जो चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो हमारे कैलकुलेशंस में नहीं आती। इसलिए उनको तो इस समीकरण से दूर रखो। तो मानव मन ही साथ में सूक्ष्मता यदि होगी, सफलनेस यदि उसमें होगी, तो मानव मन तुरंत आके करेक्ट क्या करेगा? मन ही करेगा, अभी कोई आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है। वो कहेगा कि मानव प्रकृति तो मनोविज्ञान ज़्यादा है। मानव जो है, जो चीज़ कैलकुलेशंस में आ सकती है, वो तो बहुत थोड़ी चीज़ है। मानव तो एक्चुअल के अंदर डीपर चीज़ और है, वो आपके जीडीपी में आती नहीं। तो आपके जीडीपी के जितने भी मानक हैं, ये तो बिल्कुल फॉल्टी हैं। तो फिर अब हम क्या करें? किस आधार के ऊपर एक नई ऐसी व्यवस्था भई यही तो हम सारी चर्चाएँ कर रहे हैं। इससे कोई आध्यात्मिकता का नहीं हो गया, पर उसका बेस तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों के लिए माइंड का ये जो बार-बार चर्चा करना, उदाहरण देना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये सफलनेस नहीं हो, ग्रे एरियाज़ हों, वहीं आके जो लोअर चीज़ें हैं, वो अपना अड्डा वहीं जमाएँगी। विवेक कुछ समझ आ रहा है क्या? इसको और अपन बहुत-बहुत खोल सकते हैं। ये उदाहरण से तो समझ में आ रहे हैं और इसमें तो फिर ऐसे हम प्रत्येक चीज़ में इस तरीके से हम अ, अपने तर्क का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, दोनों तरीके से और सफलनेस। इसीलिए माँ और श्री अरविंद ने हाँ, रविकांत जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था ये चीज़ कुछ लोगों में जो तार्किक होता है ना, ये जन्मजात होते हैं, लोग तार्किक होते हैं और बहुत ज़्यादा तार्किक करते हैं, मगर वो कुतर्की हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। हाँ, अ, वो जड़ में पहुँचने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग जो राजनीतिक डिस्कशन करते हैं, जो एक-दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि राज्यसभा में और विधानसभा में और ये संसद में देखा जाता है, ये भी तर्क की बात करते हैं, मगर ये सारे के सारे कुतर्क की बात करते हैं। ये तर्क तो कोई निकालते नहीं है, सच्चाई तो ढूँढते नहीं है।
अब ये हाँ, वक्त बोर्ड पे वो हुआ, आदमी सच बोल रहा है तो कह रहे हैं तू झूठ बोल रहा है। ये सारा तर्क ही तो होता है। और ये कुछ लोग तो अच्छे लोग होते हैं, तर्क की सच्चाई बताते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड पे डिस्कशन हो रहे थे तो उन्होंने सच्चाई बताई कि ये है, मगर विपक्ष वाले उस सच्चाई को मानते ही नहीं है। तो ये तर्क वाली जो है ये एक आदमी की मनोवृत्ति होती है। ये जो आदमी ठस दिमाग का होगा या मंद बुद्धि का होगा वो तर्क नहीं करेगा। जैसे जो आदमी कम पढ़ा लिखा होगा या बुद्धू होगा वो लॉजिक नहीं करेगा, वो मान लेगा। और ये बात कल आपने बहुत अच्छी कही थी कि जो रीजनिंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर वो खत्म हो गई है। अब रीजनिंग कोई नहीं करता है। बस जो कहा वो सुन लिया, वो मान लिया, उस पे चलने लगे भेड़ चाल की तरह। हमें रीजनिंग करनी चाहिए, तर्क करना चाहिए। जैसे कि श्री अरविंद ने अगर जय कृष्णामूर्ति के लिए भी कहा है, तो हमें अपने आप ही तो अपने मन से जय कृष्णामूर्ति को पढ़ के तर्क करना चाहिए कि श्री अरविंद जी ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं सही बात है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम तो उसकी कृष्ण मूर्ति की बात ही नहीं समझ सकते। उसके लिए भी एक माइंड का विकास चाहिए और फिर बाद में ये समझ में आना चाहिए कि इसकी बात में कोई तर्क वाली बात नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ और जो आप कह रहे हो कि पढ़ने से तार्किकता आती है, पढ़ने से तो कोई तार्किकता आती नहीं और इसके उदाहरण रामकृष्ण जी हैं। सुप्रीम इंटेलिजेंस आज तक की आध्यात्मिकता, पिछले 2000 वर्षों की आध्यात्मिकता को उन्होंने एक सूत्र के अंदर पिरो दिया। इससे तर्क आ जाता हो वो तो आधार ही गलत है। और ये लोग जो अपन उदाहरण दे रहे हैं, ये तो कोई तर्कशील व्यक्ति भी नहीं है। हम तो विचारकों की बात कर रहे हैं, जो कोई एक्स टू ग्राइंड की बात नहीं कर रहे, जिसने अपना एजेंडा सेट कर रखा है, उसके लिए उसको तो बोलना है। हम उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो निष्पक्ष रूप से विचार के लिए विचार कर रहे हैं। जैसे कल हमने बात इसी से शुरू करी, रसेल, वो चीजों के बारे में सोच रहा है, प्रकृति में कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीजें किस तरीके से है, विचारों को रख रहा है। उसका कोई अपने पूर्वाग्रह वैसे नहीं है। पर यदि आपने एक चीज स्थापित कर ली कि जड़ तत्व इसका आधार है या ये चीज इसका आधार है, तो आप उन्हीं निष्कर्षों के ऊपर जाओगे, वो आपको आध्यात्मिकता में लेके नहीं जाएगा। यही तो हम बात कर रहे थे। आप जो कह रहे हो वो तो पूर्वाग्रहों से पहले ही ग्रसित हैं। वो तो तर्क है भी नहीं। हम तो मन के विकास की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में विचारों के प्रति थोड़ा-सा ओपन है। जो ये समझता है कि आप यार इस शिक्षा की बात कर रहे हो, इस ये तो शिक्षा है भी नहीं। आप जिस विकास की बात कर रहे हो, वो वास्तव में क्या विकास है? और उसको थोड़ा-सा गहराई से एक्चुअल में समस्या क्या हो गई, हम इतने ज़्यादा उपयोगितावादी इसमें आ गए युग के अंदर कि एक्चुअल तर्क क्या होता है या एक्चुअल विचार क्या होता है, और हम जो अभी चर्चा परिचर्चा वो तो निम्नतम पाशविक स्तर के ऊपर आ गई। पर यदि विचार के लिए भी विचारक जैसे हुए, पुराने जो विचारक हैं, अगर उनकी भी आप ले पुस्तकें, जैसे रसेल का मैं दे ही रहा था, इसीलिए तो कल उदाहरण दिया मैंने। वो किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहा, विचार के लिए अपने आप को देख रहा है। पर अंतिम रूप से यही हमने पढ़ा, भाई जैसे विचार। अब एक उदाहरण और लो। भौतिक विज्ञान ने आपको ये दिखाया कि इतनी गैलेक्सीज हैं, भौतिक ब्रह्मांड इतना विशाल है। जितना वो आपको दिखा रहा है, वो भी पूरा वो नहीं, अपने आकलन से दिखा रहा है जितना दिखा रहा है वो। उस प्रसार के अंदर हमारी गैलेक्सी, उसमें हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य, हमारी धरती और उसमें हम, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रसार को देखो तो हम कुछ भी नहीं है। तो इससे लॉजिकल रीजनिंग क्या कहेगी, आपकी तर्क शक्ति क्या क्या कहेगी, इससे तुरंत विचार क्या आएगा कि आप नगण्य हो, इनसिग्निफिकेंट हो, आप महत्वहीन हो। इस विशाल भौतिक ब्रह्मांड की भी विशालता है, उसके अंदर क्या है ये। वहीं वेदांत तुरंत आके क्या कहता है कि नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर धरती का एक अति विशिष्ट स्थान है और उसके अंदर जैसे श्री अरविंद कह रहे भारत का एक विशेष स्थान है। और वेदांत कह रहा है इसमें चींटी भी एक है, वो पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा कीमत की है, कि उसमें डिविनिटी पूरी की पूरी मैनिफेस्ट कर रही है। अब ये तो बड़ी विशेष बात हो गई। भाई हमने ये जितना भी आकलन किया माया का और का, कोई आध्यात्मिक रूप से थोड़ी, मानसिक रूप से ही तो विवेचन किया अभी तक। मन की सूक्ष्मता ही तो है ये, विचारों के साथ कि हाँ ये वाली बात।
इसीलिए मैं बात करता हूं कि जब आप लगातार इन विचारों के अंदर और उसके बारे में चिंतन करेंगे, इसकी सफलनेस होगी। और ये भगवान का आपका जो ये प्रहरी है, माइंड जो है, बहुत बड़ा प्रहरी है। ये प्राणिकता के क्षेत्र के अंदर भगवान का सच्चा प्रहरी यही है, तुरंत के अंदर। इसी के माध्यम से गीता इसी बुद्धि योग से शुरू करती है। तो इसको हम पर बुद्धि कहें किसको, अभी तो इसमें। हाँ दीपक। है, आवाज साफ नहीं है। हेलो। दोनों तो चल रहे हैं, है, तो दोनों तो चल रहे हैं। आवाज साफ नहीं आ रही दीपक जी की बिल्कुल भी। हेलो, अभी हाँ 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 हाँ, अब ठीक है। हाँ, अभी ठीक। हाँ, तो ये मैं जो कह रहा था इसमें जैसे कोई भी मतलब ये डिबेट वाली बात तो ठीक है ही, लेकिन ये जितने भी धर्म की स्थापना हुई, एक किसी ने एक सत्य देखा इसमें, क्योंकि आगे अपन नीचे देख ही रहे हैं कि जिसने भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से देखा, तो जो हमारी औसत मानव बुद्धि है, उन्हीं प्रतीतियों को तथ्य मान लेती है। नीचे वाली लाइन। हाँ हाँ, ये तो, पर इसी में तो शुरू से अपन चलते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे एक एक शब्द को खोलना चाह रहे हैं हम। हाँ, तो जैसे अपने उदाहरण दिया कॉन्स्टिट्यूशन का और का, तो इस तरह सारे जो धर्म है, मत है, संप्रदाय है, पंथ है, बहुत सिंसियरली और बहुत सिंसियर लोगों ने शुरू किए, लेकिन वो अल्टीमेटली ये मानव बुद्धि की असमर्थता ही है कि वो उस जितना उसको देख लिया उसको फाइनल मान करके और सब कुछ उसी हिसाब से मैनेज कर देना चाहिए। जैसे हाँ, टोलस्टॉय ने उधर वो बोला माता जी को कि भी सबको एक एक कपड़े पहना दो, एक ही भाषा होनी चाहिए उसका पूरे लड़का, विश्व से लेके। लड़का था उसका। हाँ, उसका हाँ, टोलस्टॉय के बेटे ने। हम्म। तो उसने बोला फिर जैसे कि भई बच्चों को सिखाने के लिए सब कुछ उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए, हाँ, अपने आप फ्रीडम एरर से फ्रीडम देनी चाहिए। सीखेंगे, फ्रीडम फ्रीडम देनी होनी चाहिए। चाहिए। हाँ हाँ तो ये जितनी भी हायर ट्रूथ्स हैं उन सबको ह्यूमन माइंड और जो है वो उसको अपने एक संकुचित दायरे में देख करके और उसके हिसाब से एक नियम बनाने की कोशिश करता है, हाँ और वो हाँ सारे फॉल्टी हो जाते हैं। और सारे नियम हाँ क्या होते हैं कि एक लेवल तक, जब तक कि उसके पीछे आत्मा वाला तत्व नहीं आता है तो वो मॉडिफायर लगते नहीं है फिर उसके अंदर हाँ हाँ, कि बिल्कुल भाई बिल्कुल, यही बात है। ये बात है। इसलिए डेली आपसी आपसी संबंधों में, आपसी व्यवहार में लॉजिकल रीजनिंग तक भी नहीं आते, एक हाँ, लॉजिकल नहीं लेवल नहीं, पे कम विचार से कम कहाँ एक है। कम्युनिकेशन आए। विचार विचार है ही नहीं। तो विचार नहीं है। ये इसलिए बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर जब मिले श्री अरबिंदो से, उन्होंने कहा, ये देखो वो क्या कह रहे हैं कि उनकी आत्मा जो है, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिनकी आत्मा के पंख किसी संप्रदाय, किसी पंथ, उसमें सीमित नहीं हो गए। बाकी और कोई व्यक्ति बताओ एक भी, जो इतना वास्ट हो, जो एक किसी संप्रदाय में सीमित न हो गया हो, एक बताओ। अब तक तो हुआ नहीं। जो किसी ने एक पद्धति विशेष की, बस बस यही करो, एक कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार करने का ये तरीका, रहने का ये तरीका। हाँ, उनके अनुयायी तो जो करते हैं सो करते हैं, वो तो मानव मन की समस्या है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर ये चीज परसीव कर पाए कि जो एक पंथ के अंदर, एक सीमा के अंदर, जो जिनकी आत्मा को संकुचित नहीं कर दिया गया था, अदरवाइज तो आज तक जितने लोग आए, एक पद्धतिबद्ध बांध दिया गया, भले चाहे उसके प्रवर्तक ने न बांधा हो। भगवान बुद्ध ने वो चीज कही नहीं। माँ कह रही है, यदि वो आ जाए और देखे कि मेरे शिष्यों ने क्या कर दिया, मेरे अनुयायियों ने क्या बना दिया, तो वो उसी पांव वापस भाग जाए यहां से। न मोहम्मद साहब ने ऐसी बातें कही। अगर वो आके देखें कि हमारे अनुयायी जो कह रहे हैं हम अनुयायी हैं, और कट्टरपंथिता को सामने लाके और अनुयायी पना अपना जो है वो उसको दलील देते हैं, ये तो एकदम गड़बड़ है। तो यही तो प्रॉब्लम है। पर खैर, इस निष्कर्ष पे आने से पहले विचारों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं, विचार को यदि डेवलप नहीं करो तो आप निष्कर्ष पे भी सही नहीं पहुंचोगे। एक एक शब्द का आपको क्लैरिटी में उदाहरण आना चाहिए कि ये प्रत्यक्षता ये नहीं होगी तो अब देखो आपके कंसिडरेशंस ये आएंगे। आप माँ का काम करना चाहोगे, पर अगर स्पष्टता नहीं होगी इसके अंदर,
ये चीज एंटर कर जाएगी। इसके उदाहरण चाहिए अपने को। बाकी तो ये बात तो एकदम परफेक्ट है कि आप बाध्य होगे अपने आप को किसी सीमा में, किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में। भारत में तो खैर ये नहीं रहा, ये कट्टरपंथीता इस तरीके की नहीं रही। दूसरे तो धर्म, ये शांति का धर्म है, और शांति फैला किस नाम पे रहा है? खून खराबे पे। आपके जितने भी सेमेटिक रिलीजन्स हैं, वो देखो, ये तो शांति का संदेश फैलाता है। किस चीज से? बंदूक के दम पे, हत्या के दम पे। आप उनकी पुस्तक पढ़ो और फिर बाद में इस विचार के साथ क्या किया मनुष्य जाति तो कर रही है ये काम। आप करो हम इससे चूक रहे हैं? बिल्कुल नहीं चूक रहे। ये सपलनेस माइंड की चाहिए। हम जो ऑलरेडी जिसको पार्टी से है और से, उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे। अब तो वो तो थिंकिंग की बात ही नहीं है। इसके अपने को चाहिए तो कि ये तो विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ। हाँ, जैसे हाँ दीपक। एक तो उसमें जो करता है कि एक तो अपीयरेंस में जो अपने को गलत दिखता है, मतलब फिजिकल चीजें ही इल्यूजन हो जाता है कि अपने को रस्सी में सांप नजर आता है। तो एक ये भी एक ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या भी, जो जहां पर हम स्पष्टता, डिल्यूड नहीं कैसे नहीं, होते हैं। ये स्पष्टता। सपोज शब्द प्रतीक है। शब्द प्रतीक किसको कहें? विचार और शब्द प्रतीक। पहले तो ये समझे हम, अपने ही विचार और शब्द प्रतीक, ये क्या हम्म, होता है? ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं प्रतीक है, पर वो केवल हम्म, प्रतीक है। और कई बार हम्म, हम प्रतीक को समझते नहीं, उसी के ऊपर इतनी ज्यादा हठधर्मिता या फिर बाद में कट्टरपंथी वो आ जाती है। पर पहले तो ये समझे, एक एक शब्द समझे ना हम, कि यहाँ बात स्पष्टता की चल रही है। माइंड की वर्किंग यदि हम इसको 2 4 5 दिन इसमें लगाएं तो इस बहुत सबसे फ्रूटफुल चीज यही है, विचार और उसके शब्द प्रतीक। ये क्या है? वैसे तो जो भी शब्द है वो प्रतीक, इसका इंग्लिश शब्द क्या है शब्द प्रतीक का? मैं इस ओन फील्ड रेदमेंट ये रहा। वर्ड सिंबल। एंड वर्ड सिंबल्स। वर्ड सिंबल। वर्ड वर्ड सिंबल्स। सिंबल्स। हम्म, तो क्या हुआ शब्द प्रतीक? हम्म। तो हाँ ठीक है, पर देखिए शब्दों की भी तो कैटेगरी है। कुछ शब्द एकदम ऐसे हैं जो आपके वस्तुओं को ही बता रहे हैं। कुछ शब्द है जो रोजमर्रा की चीज है, उसके अंदर कोई विचार थोड़ी। कौन सी सब्जी बनाओगे, अब इसमें कोई विचार, कोई विशेष कोई विचार वाली बात नहीं है। पर शब्द प्रतीक आपको विकास। पर अब ये तो विकास तो भ्रातृत्व, समानता। अब ये तो एक शब्द प्रतीक है, एक चीज को बता रहा है वो। ये आप एब्स्ट्रैक्ट जो क्वालिटीज हैं आपकी, चेतना, अब शब्द प्रतीक ही हुआ ये तो। या आपको समानता, और समानता को कैसे डिफाइन करो आप? या आपको माँ का काम करेंगे तो शब्द प्रतीक विकास, ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में आपने एक एक उद्देश्य आपके जीवन में रख लिया कि विकास। सपोज या माँ का कार्य करेंगे, एक विचार के रूप में आ गया, या फिर आपके ये आ गया देश का उत्थान करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। एक बढ़िया सा स्लोगन लगता है ये। इतना बढ़िया स्लोगन है ये, शब्द प्रतीक ही तो है ये। और इसमें मन को स्पष्टता, बिल्कुल स्पष्टता नहीं है, निश्चितता नहीं है कि मूव अबाउट कैसे करें इसके लिए। विश्व गुरु बनाएंगे तो अब इसके लिए ये क्या करें? हमने योग दिवस अपना लिया पूरे विश्व में, और उसकी सफलता किसके ऊपर है? कूटनीतिज्ञ तरीके से किस किस देश ने इसको मनाया। और मनाया का हमको पता है, मनाया का क्या मतलब होता है। उसको कह रहे हैं इससे जागृति आ जाएगी। श्री अरविंद ने अभी पहले मैं जो कोटेशन पढ़ के गया हूं कि आज तक किस तरीके से, अरे अवतार आ गए और सारी चीजें आ गई, उससे मूलभूत कोई परिवर्तन हुआ नहीं। शब्द प्रतीक, शब्द प्रतीक ही तो है ये, कि हम ये काम। शब्द प्रतीक जैसे अपन ने सफलता का मानक लिया, तो सफलता हाँ, मतलब
एक हाँ, अब ये प्रतीक है लॉजिकल रीजनिंग का, इसकी तो रेंज बहुत लंबी हो गई। किसी के हाँ, लिए वो सफलता पैसा कमाना हो सकता है, किसी के लिए सफलता देश सेवा हो सकता है, किसी के लिए हाँ। सफलता, तो हर आदमी के लिए तो लॉजिकल रीजनिंग से उस शब्द प्रतीक के पीछे जा करके उसको यथास्थान उस देश काल और पात्र के हिसाब से प्लेस कर सके। नहीं, इसके अंदर यदि अपन इसको लेते हैं, सपोज प्रसन्नता, सफलता तो क्या, प्रसन्नता, हाँ, प्रसन्नता, हाँ, प्रसन्नता लें कि हाँ, सफलता तो खैर जो है सो है, कि प्रसन्नता, हर जना यहाँ प्रसन्न होना चाहिए। भाई कितनी सारी मूवीज भी बनी है इसके पीछे, कि मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रसन्नता, कि आपको सारों को, पर ये किससे आएगी? तो आप ये कहते सबको ये वाली चीजें मिल जाएं, जो आप ये कह रहे हो कि सबका अलग अलग है, पर मैं तो ये कह रहा हूं हम कहीं नहीं जा रहे, यहां बैठ के सपोज ये विचार करें कि सारों को वो मिल जाए प्रसन्नता। यदि आप भौतिक बीइंग को मानते हो, तो यदि हम भौतिक सुख सुविधाएं आपकी पूर्ति कर देते हैं, जैसा कि जड़वादी संस्कृति कर रही है, यदि आप विचारवान व्यक्ति हो तो उसी को आगे ले जाके ये देख सकते हो कि आपके भीतर मनोविज्ञान भी है। अगर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की तो आपूर्ति की जा रही है, पर मनोवैज्ञानिक आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति नहीं हो रही, कि आपके भीतर संगीत का भी पार्ट है, आपके भीतर कला भी है। भौतिक सुख साधन तो मैंने खूब खूब व्यवस्थित कर दिए। एक संस्कृति जो जड़वादी है, एक संस्कृति ग्रीक, जिन्होंने एस्थेटिक्स के ऊपर अपने आप को स्थापित कर दिया, और वो संस्कृति स्थायी नहीं रह सकी क्योंकि उसमें इनसफिशियंसी थी। वो संस्कृति तो नहीं देख पाई इस चीज को कि इसमें क्या इनसफिशियंसी है, कि अरे एस्थेटिक्स, ब्यूटी, आप कह रहे ब्यूटीफुल, और अभी तो अभी जगत में देखते हो ब्यूटी न विचार की, न भावना की, और की। तो विचार क्या कहता है कि जड़वाद के रूप से चलोगे तो भी अगर ब्यूटी को आप इग्नोर करते हो, तो जीवन में सच्ची प्रसन्नता नहीं आ सकती। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं बैठ के आप क्या कह सकते हो विचार के आधार पे, कि मानव केवल कोई शरीर ही थोड़ी है। शरीर अगर आपका आपका स्वस्थ है, सुदृढ़ है, और रोबस्टनेस है, हेल्थ अच्छी है, तो डेफिनेटली आप एक रुग्ण व्यक्ति है, उससे बेटर जो प्रसन्नता है उसमें निवास करोगे। पर यदि आपके कोई साइकोलॉजिकल कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके चारों तरफ कितनी भी सुखदता है उसका आस्वादन आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसके साथ साथ आपको आपकी जो क्षमताएं हैं दूसरी, उनके लिए भी पूरा फील्ड चाहिए। अच्छा, ये इसका अधिकतम विकास भी कर दिया जाए, माइंड को अपनी पद्धतियों को लागू करने का पूरा क्षेत्र दे दिया जाए, प्राण को उसकी सफलता का पूरा आधार, कि आपने विश्व विजय की है सिकंदर की जैसे, और साहब आप निकल पड़े, या आपको पूरा अधिकार क्षेत्र कहीं का कोई प्रधानमंत्री बना दिया, कहीं का कुछ बना दिया, या प्राण के अंदर आपके ये भी चीज है कि आप जिधर हाथ रख दो वहां सोना उगलने लगता है। आप जो कह दो आपकी वाणी सत्य निकलती है। आपके अंदर शरीर की सारी सिद्धियां आ गई, प्राण की सारी सिद्धियां आ गई, फिर भी विचार क्या कहेगा? अरे फिर भी क्या इससे हो जाएगा सब सब कुछ? पीछे से आके कहेगा नहीं अभी कमी तो रहेगी। जैसे कि अब श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन शुरू किससे करी? ह्यूमन एस्पिरेशन। मनुष्य के प्रबुद्ध विचारों में पहले दिन से लेके आज तक उसके एस्पिरेशन क्या है? गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। सामान्य मन आपका क्या कहेगा? ये तो आज तक तो हुई नहीं, आज तक तो न फ्रीडम हुई, न हो सकती, न इमोर्टैलिटी हुई, न हो सकती। अरे भाई इमोर्टैलिटी को तो कोई मान ही नहीं रहा, भौतिक अमरता यहां हो जाएगी, ये तो कोई भी नहीं मान रहा। और जबकि फिर भी मानव अभिप्सा पहले दिन से लेके आज तक, तो श्री अरबिंदो इस विवेचन को लेके क्या कहते हैं? देखो उनकी लास्ट लाइन कितनी मीनिंगफुल है, और ये किस लॉजिक से गए भाई, ये किस चीज से गए? उनकी जो लास्ट लाइन उसी पैराग्राफ की है, मैं इसको सपलनेस की बात कर रहा हूं, कि माइंड जब इन विचारों के साथ व्यवहार करता है, तो ये किस तरीके से व्यवहार करता है?
कि उन्होंने इनका जो पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है, हाँ ये क्या कह रहे हैं? टू द ऑर्डिनरी मटेरियल इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ऑर्डिनरी मटेरियल इंटेलेक्ट which takes its present organization of consciousness for the limit of its possibilities। हमारा वर्तमान इंटेलेक्ट क्या है? वो लिमिट ऑफ इट्स पॉसिबिलिटीज, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, उसी को कि मैं ऐसा हूं, यही मेरी लिमिट है संभावनाओं की। प्रेजेंट इंटेलेक्ट यही मानता है। द डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द अनरियलाइज्ड आइडियल्स विद द रियलाइज्ड फैक्ट इज ए फाइनल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर वैलिडिटी। कि आज तक मनुष्य जाति ने जो अभीप्सा रखी, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, इसके खिलाफ सामान्य जो मटेरियल भौतिक बुद्धि है वो क्या तर्क देती है कि भाई वर्तमान जो आपकी संभावना है उसको ही आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो यार, अमरता कैसे हो सकती है? ये आर्ग्यूमेंट देती है साधारण मानव बुद्धि, ये आर्ग्यूमेंट देती है। बट if we take a more deliberate view of the world's workings, that direct opposition appears rather as part of nature's profoundest method। ये तो प्रकृति का सबसे गंभीरतम तरीका है। ये श्री अरविंद इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे, किस चीज से? एंड द सील ऑफ अर कंप्लीटेस्ट सैंक्शन, प्रकृति का ये कंप्लीटेस्ट सैंक्शन है कि ये काम होगा, चाहे आज तक नहीं हुआ तो भी मानव की अभिप्सा के अंदर ये चीज अक्षुण्ण बनी हुई है। अभी इस तरीके से भी बुद्धि इस चीज को देख सकती है। सफलनेस देखो आप, और जब आप इस तरीके से सफल, अब सपोज कि हम ये विचार कर लें कि मां श्री अरविंद का कार्य यहां मूर्तिमान करना है, इसमें तो आप आ गए कि मेरे को जीवन में ये करना है। पर अब विचार और शब्द प्रतीक, मां का कार्य शब्द प्रतीक है, व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता ये नहीं है, स्पष्टता नहीं है हमारे। ये वाली चीज से तो होगा और ये वाली चीज से नहीं होगा। कितने लोग जो हैं, जैसे ही हमने बात करी कि भाई ये पार्टी है, इसका हम ये कर रहे हैं, तो वो ही जो उनके जो पहले एस्टेब्लिश जो चीजें, लोग ऐसा करते हैं, लोग इस ऐसे काम करते हैं, हमको भी इस तरीके से करना चाहिए। वो तो विचारवान व्यक्ति भी नहीं है, उनको स्पष्टता नहीं है कि यदि ये उद्देश्य लेके चल रहे हो तो इसको मूव अबाउट कैसे करें, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। आप माँ के कार्य से भावित हो, मेरे को माँ की शिक्षा करवानी है, अब स्पष्टता नहीं है, पर इसमें डिटेल में आपके सामने ये प्रश्न आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाऊं? अगर आपके डीपर इंट्यूशन नहीं है, डिटेल के अंदर समस्या आ जाएगी। कितने लोग इस भावना से भावित होके सेंटर तो चालू कर देते हैं। इस स्पष्टता का अभाव, क्योंकि सिंसियरिटी के अभाव के कारण, ये स्पष्टता का अभाव, मानसिक तैयारी हुई नहीं होती, इसलिए स्पष्टता के अभाव में वो उन्हीं चीजों को फिर से रिपीट करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को इनफैक्ट और बुरे तरीके से रिपीट करते नजर आते हैं हमको, क्योंकि स्पष्टता का अभाव है। कि आप अगर शिक्षा लेके उनकी कर रहे हो, तब चयन की प्रक्रिया स्टूडेंट्स की कैसी होनी चाहिए, ये इसमें स्पष्टता नहीं रहती। टीचर्स कैसे होने चाहिए, इसमें स्पष्टता नहीं रहती। उसमें सब्जेक्ट्स किस तरीके, अरे अंग्रेजी तुमने तो ऐसे नहीं करवाई, इनकी तो हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है, इनकी तो ये वाली ऐसी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को वापस दलीलें देके, यही तो कर रहे हैं हम, जो हमारी एस्टेब्लिश चीज उसको एजुकेशन मानते हैं। एक और तो हम ये कहते हैं कि वो एजुकेशन नो एजुकेशन है, वो तो एजुकेशन है ही नहीं। और जब आप कन्फ्रंट करते हो, या आपको अगर कह दिया जाए अब आपके पास विकल्प है जी, ये कैसे करोगे, अगर ये कहा जाए हमसे कि अब मूव अबाउट कैसे करेंगे शिक्षा में, हमने माँ की शिक्षा पढ़ ली, कि हमने पढ़ा फिजिकल एजुकेशन, अब हमसे ये प्रश्न किया जाए कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, मन को स्पष्टता नहीं है इस बारे में। मेरे को स्कूल नहीं ले डाउन करनी मान लो, पर मेरे से खाली ये एक वक्तव्य मांगा गया है कि जी आप इसका एक प्रारूप बताइए कि भौतिक की शिक्षा आप कैसे करवाएंगे। तो आपको मजबूरन स्पष्टता नहीं होने के कारण आप फिर बाद में पीटी की बात करेंगे, उसकी करेंगे, खाली इन्हीं की बातें करेंगे। या आप ज्यादा से ज्यादा अगर मां श्री अरविंद के संपर्क में हैं, वही करोगे भौतिक शिक्षा की बात। तो आप फिर बाद में उन्हीं के शब्दों को दोहरा दोगे, कोशिश करोगे बस उनको पैराफ्रेज करने की। वाइटल एजुकेशन का अपने को स्पष्टता नहीं रहेगी, क्योंकि साधना अपना ही नहीं, इसलिए हमको सेंस नहीं उसका।
मानसिक शिक्षा, अब ये देखो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। मैंने ये पाया, अगर श्री अरबिंदो के विचारों के प्रति आप खुले खुले हैं, तो माँ भी ये कह रही है एक निश्चित समय के ऊपर श्री अरबिंदो का अगर लगातार आप पढ़ते हो, आप अपने आप को एकदम अथाह अनंतता के अंदर पाएंगे। श्री अरबिंदो में आप कोई पद्धति, कोई कोई पंथ वो तो निकाल ही नहीं सकते, पर समस्या ये पढ़ ही नहीं रहे लोग। और पढ़ के भी वो उसका जो अर्थ लिटरली भी जो निकाल रहे हैं, इंग्लिश जो जिन लोगों को आती है वो भी उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं, वो देख लो, अपने सामने तो प्रमाण है भाई। उनको तो उसका लिटरली अर्थ नहीं समझ में आ रहा। और अगर उसके अंदर भौतिक, जो नीचे शब्द क्या है, भौतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से आपने अगर कोई चीज देख भी ली, और उन लोगों ने जो पुस्तक लिखी है वो उपलब्ध है हमको, कमेंट्रीज जो लाइफ डिवाइन पे, जो आपको सावित्री पे, बुक ऑफ बिगिनिंग्स, ये वो जो आपको कमेंट्री मिल भी रही है, उनको खोल के देखो। उसकी अस्पष्टता तुरंत, अगर आपने कल्टीवेट किया है माइंड को, तो आप तुरंत कैसे करोगे, ये तो बिल्कुल अस्पष्ट आदमी है। नाम आपने कितना भी बड़ा ले रखा हो, हम उस नाम पे नहीं जा रहे। अब आपके लिए तो जय कृष्ण मूर्ति, ये सब पता नहीं क्या ही नाम है। तो ये, इसके उदाहरण हमको डायरेक्टली चाहिए जो हम कल लेना चाहेंगे। पर मैं, मेरे ख्याल से इश्यू कितना गंभीर है, इसीलिए मैंने कहा यौगिक साधन में आप पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझो कि अशुद्धता आती कैसे है। यौगिक साधन हमारा तार तार समझाता है, बाकी तो सिंथेसिस भी समझाती है, लाइफ डिवाइन भी समझाती है। ये फंडामेंटल समस्या है कि विचारों के साथ मनुष्य जाति आज तक तो ऐसे व्यवहार करती आई है, ऊंची से ऊंची भी पद्धति वो उसको काट के एक ऐसा बनाती है। हाँ, भारत के अंदर ये इतनी इसके अंदर समझ रही, प्रज्ञा रही, कि वो ये कहती ये भी एक मार्ग है, आपको जचे तो ये काम में ले, नहीं जचे तो मत ले। इसके अलावा जितने भी रहे भारत के अलावा, वो तो अपने आप को दूसरे के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ तरीके से ही रखा है उन्होंने, बाकी तो रख नहीं पाए। जिन भी गुरु, जो सो कॉल्ड आपके गुरु या टीचर्स आए, उन्होंने अपने को चारों तरफ से एक दुर्ग से, अपनी ही पद्धति के दुर्ग से बंद करके सुरक्षित रखा है। अब वो सबके लिए कैसे हो सकती है? ग्रीक कल्चर है वो खत्म हो गई, आज से पहले जितनी भी कल्चर्स हैं, चाहे कितना भी बड़ा उनकी जो है कंसेप्शन रहा डिवाइन को लेके, जो आपके रोमन कल्चर है उसने दूसरे तरीके से देखा, ये सारा विवेचन तो श्री अरविंद ने किया ही है। तो उसके अंदर कितने बड़े बड़े आपके विचारक आए होंगे, टॉप मोस्ट विचारक उसके आए हैं, छोटे मोटे विचारक नहीं थे आपके ये। एरिस्टोटल है और है, कम विचारक हैं क्या ये? वो जिन निष्कर्षों के ऊपर एक एक लाइन में जिस चीज पे जा रहे हैं, हम जिंदगी भर विवेचन करके वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए बुद्धि की जो सफलनेस है और है, इसके वास्तविक मायने क्या हैं, यहाँ हम कोई आध्यात्मिक बातें थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहाँ बुद्धि की तो सफलनेस की मदद, पहले दिन से क्लियर हूं इस बारे में कि हम जो टेक्स्ट को इसीलिए स्ट्रिक्टली पकड़ रहे हैं, इसके उदाहरण पूछ रहे हैं। और वो आप तब दे सकते हो जब जीवन के ऊपर आपने दृष्टिपात किया हो, नहीं तो दे कैसे दोगे? उदाहरण कहां से लेके आओगे? जब आपने ऑब्जर्व किया हो चीजों को, अपने बीइंग को। तो यहां तो विराम देना पड़ेगा दीपक। कल फिर बाद में इसको और लेते हैं, आप इसके जो एक एक शब्द को पकड़ लो, शब्द प्रतीक क्या होगा, कैसे मूव अबाउट करेंगे। हमने एक विचार लिया, तुरंत ही दूसरी कंसिडरेशंस कैसे एंटर करेंगी विचार के रूप में। हम्म। गंभीरता है इसमें, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचे हम एनकम्पास कर लेंगे, मैं टॉप मोस्ट माइंड्स का नाम ले लिया और उन्होंने विचारों के साथ क्या किया वो देख लो। ये प्रज्ञा तो बहुत गहरी प्रज्ञा है कि जो उसको जब जरूरत हो तब काम में ले ले, नहीं जरूरत हो तो माँ के लिए नमनीय रहे। ये कैसे हो ये बताओ आप? बहुत मुश्किल चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी तो बुद्धि को ये भी नहीं पता, शिक्षा की बात करती है, शिक्षा का मायने क्या है कुछ नहीं पता। स्पष्टता एक्चुअल डिटेल में आ जाएगी। ये है, तो यहां विराम लेते हैं। 9 से 10 इनकी इंडियन कल्चर की है। फिर मिलते हैं जो जुड़ना चाहे तो, बाकी तो कल मिलेंगे 5 से 6, 6 से 7। जय श्री राम। जय श्री जी। जय श्री राम।